बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुड़िया है। मेरी उम्र 12 साल है। मेरी उम्र के बच्चे आज भी पीठ पर थैला टांगे पढ़ने जाती हैं। हंसते खेलते मुस्कुराते हुए मौज मस्ती करती हैं। रास्ते भर उनको देखती हूँ, बहुत देर तक देखती रहती हूँ। आगे गली में जाकर जब वो लोग मुड़ जाए तब बढ़ती हूँ, और नहीं तो कभी कभी अम्मी आ जाती है। मेरी उम्र भले छोटी है, लेकिन मैं घर का सब काम करती हूँ। खाना बनाती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, फिर सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ, और सारा दिन अपने छोटे भाइयों के साथ खेलती रहती हूँ। हाँ, मैंने तो बताया ही नहीं, मेरे दो छोटे भाई हैं। एक की उम्र 7 साल है और दूसरा अभी तो चल भी नहीं सकता। जिस उम्र में मुझे गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना था, देखो मैं कितनी सियानी हो गई कि दो भाइयों की जिम्मेदारी संभाल रखी है। अब संभालना भी क्यों ना पड़े, अब तो अब्बू भी नहीं है। उनका इलाज न होने की वजह से मौत हो गई। अब अम्मी है जो मेरी दुनिया है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब्बू के जाने के बाद उन्होंने ही संभाला है, और अम्मी भी दिन भर बाहर मजदूरी करती है। लेकिन किस्मत कहाँ थी जो मजदूरी से परिवार चलता। माँ को भी बीमारी है। हमको तो नहीं बताया कि कौन सी बीमारी है, लेकिन जब कभी पूछती हूँ तो माँ कहती है ये बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत पैसा लगेगा इलाज करवाने में। लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं जो हम इलाज करवा सकें। अम्मी बहुत परेशान रहती है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों के लिए काम करती है। दिन भर मजदूरी करती है और शाम को थक हार कर आती है और खाना बनाने लगती है। मैं सारा सामान लाकर दे देती हूँ और माँ खाना बना देती है। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने बर्तन धो लिए थे, माँ ने झाड़ू लगा दी थी। वैसे भी झाड़ू लगाने में कितना वक्त लगता है, हम लोगों का घर ही कितना होता है। एक पल्ली पड़ी रहती है जो हमें ठंडी गर्मी बरसात से बचाती है। उसी में छोटा सा बिस्तर था जिसमें अम्मी और भाई सोते थे। खैर, माँ झाड़ू लगा चुकी थी, सामान खाना बनाने का रख दिया था, तो माँ ने खाना बना दिया। लेकिन माँ को उठने में आज देर हो गई थी, इसलिए माँ आज बिना खाई काम पर चली गई। माँ ने जाते वक्त बड़े गौर से देखा और भाई को गले भी लगाया, और जाते जाते हमसे कह गई कि भाइयों का ख्याल रखना और देर तक बाहर खेलने मत जाना। अब माँ जा चुकी थी। बड़ा भाई सामने मिट्टी से खेल रहा था और छोटे भाई को मैं अपने पास कुछ नई पुरानी किताबों को दिखा रही थी और सोच रही थी कि काश हमको भी स्कूल जाने का मौका मिलता तो मैं भी जाती और खूब पढ़ती, दर्जे में सबसे आगे ही रहती और सब कुछ फराटे से याद कर लेती। वैसे भी मैंने आज तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन फिर भी माँ ने मुझे 10 तक का पहाड़ा याद करवा दिया था। और अब्बू होते तो अब तक मैं लिखना तो सीख जाती, लेकिन कहाँ सीख पाई थी कि अब्बू ही चले गए। इतने देर में भाई भी बाहर से चिल्लाया। उसे प्यास लगी थी। उसने हमसे पानी मांगा और मैंने उसे पानी पीने को दिया। पानी पीकर वो मेरे साथ किताबें पलटने लगा। अचानक पता नहीं क्या हुआ, कहने लगा कि बहन, हम लोग यहाँ क्यों रहती हैं और ये मिट्टी के अंबार में क्यों खेलती हैं? दूर चाचा जो खिलौने बेच रहे हैं, क्या हम उनसे नहीं खेल सकते? मैंने कहा नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसने फिर सवाल किया, तो क्या हम थोड़ी देर खेलेंगे फिर वापस कर देंगे? आखिर हम उसको हमेशा के लिए नहीं ले रहे। तभी दूर एक लड़का उसको दिखा जो शायद कोचिंग क्लास लेकर वापस आ रहा था। उसने फिर एक सवाल फेंक दिया मेरी तरफ, बहन, क्या हम लोग पढ़ भी नहीं सकते? क्या सिर्फ पढ़ने का हक अमीर ज़ादों को है? बहन, हम क्यों नहीं स्कूल जा सकते? पता है, उस दिन मैं गया था, वो सामने वाली गली में जो स्कूल है ना, वहाँ एक बड़ा आदमी था, पुलिस की वर्दी पहने था। उसने हमको देखते ही भगा दिया। मैं ना भागता तो मुझे भी मार देता। लेकिन क्यों बहन, ऐसा क्यों है? वहाँ सिर्फ बड़े लोगों के लड़के क्यों पढ़ती हैं? क्या पढ़ाई बस बड़े लोग ही करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते? अच्छा, कोई ऐसा स्कूल क्यों नहीं है जहाँ हम जैसे बच्चों को भी पढ़ाया जाए? बहन, कोई जरूरत तो नहीं कि मेज पर ही पढ़ा जाए, हम तो जमीन में ही पढ़ लेंगे। अगर कोई पढ़ाने वाले उस्ताद मिले मुझे, क्या हुआ, हमारे पास कलम और कागज नहीं, इतनी बड़ी जमीन है जिस पर हम लिख लेंगे और अपनी उंगलियों को कलम बना लेंगे, जो कभी टूटेगी भी नहीं और ख़त्म भी नहीं होगी। अब काफ़ी शाम हो चुकी थी और अभी तक माँ वापस नहीं आई। सूरज की लाल रोशनी आसमान से धीरे धीरे जा रही थी और काली रात अपने पर फैला रही थी।
अब तो छोटा भाई भी, जो अभी तक सो रहा था, उठकर माँ माँ की ढिठ लगाने लगा। मैं भी बेचैन हो रही थी कि क्या हुआ है। अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, मेरा दर्द भी बढ़ता जा रहा था। मैं सहम रही थी कि आखिर क्या हुआ, माँ क्यों नहीं आई। कोई बात तो नहीं हुई, अभी कल ही तो माँ ने दवाई ली थी, लेकिन दवा खाने की दुकान पर माँ से लड़ाई भी हुई थी। पैसे जो कम थे, मैंने छोटे भाई को गोद में लिया और बड़े भाई की उंगली थामी और उस रास्ते पर चल पड़ी जहाँ आज से पहले कभी नहीं चली थी। अकेली थी, 2 भाइयों की जिम्मेदारी थी। छोटा भाई रोए जा रहा था और उसको माँ की याद आ रही थी। बड़ा भाई जो सवालों की लड़ी लगाए रहता था, कुछ नहीं बोल रहा था और उसको क्या हो गया था, वो बस चुपचाप रास्ते पर चल रहा था, ऐसे जैसे वो कभी बोलता ही ना था। बिल्कुल गूंगा हो गया था। रास्ता बहुत कठिन था, रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अब तो पेड़ों की पत्तियां भी नहीं दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं से रोशनदान से कुछ रोशनी कच्ची मिट्टी की सड़कों पर पड़ रही थी, जो मुश्किल और कठिन रास्तों को थोड़ा आसान कर देती थी। मैं आगे बढ़ रही थी, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आगे बढ़ूं। बहुत डर लग रहा था, मन में तरह तरह के ख्यालात आते रहे थे। माँ को क्या हो गया, या माँ अब तक कहाँ रह गई, आखिर क्यों नहीं आई। आ रही होती तो रास्ते में जरूर मिल जाती। क्या माँ हमें छोड़कर चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो अब्बू हमसे जुदा हुए हैं। अरे छोड़ो, मैं भी किन ख्यालों में खोई हुई हूँ। अरे हाँ, माँ तो उस जगह के बारे में बताती थी। ये बड़ा सा गेट और गोल गुंबद और सामने खूब बड़ा सा मैदान है। शायद ये वही जगह है जहाँ माँ काम करती होगी। मैं आगे बढ़ी, अंदर जाती चली गई। अब छोटा भाई चुप था, शायद वो रोते रोते थक चुका था और नींद आ गई थी। लेकिन वो तब से तो मेरी गोद में था। मेरे हाथ जो छोटे भाई को थामे थे, वो जवाब दे रहे थे। और बड़ा वाला भाई भी उस वक्त चुप था, अभी भी उसने कुछ भी नहीं बोला था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। कहीं ये तूफान के पहले की खामोशी तो नहीं। अचानक भाई ने सामने की तरफ कुछ दिखाते हुए इशारा किया और मैं तेज तेज चलते हुए आगे बढ़ी। ये क्या, आखिर इतने लोग क्यों हैं? इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ तो कहती थी बस 10 लोग काम करते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं। इतनी आवाज क्यों हो रही है? लोग किधर जा रहे हैं? क्या हो गया? कैसे हुआ? अब क्या होगा? हाय मेरा बेटा, हाय मेरी गुड़िया। ये सब इस तरीके की आवाज में क्यों बोल रहे हैं? मैं रास्ता चीरते हुए सैकड़ों लोगों के बीच से आगे निकल गई। ये क्या, यहाँ पुलिस का क्या काम? यहाँ तो बस मकान बन रहा था। ये एम्बुलेंस यहाँ क्या कर रही है? और ये संतरी लिबास पहने हुए लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग भी यही रहते हैं, यही काम करते हैं? माँ ने तो इनके बारे में कभी नहीं बताया, इन पुलिस वालों के बारे में भी नहीं बताया। क्या माँ झूठ बोलती थी? यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। यहाँ सिर्फ 10 लोग नहीं, और लोग भी हैं। माँ, अचानक रास्ते पर खामोश रहने वाला भाई चीख पड़ा। ऐसा लगा कि पूरे रास्ते में ना बोलने का बदला ले रहा हो। लेकिन चिल्लाया क्यों और किधर? कहाँ गया? किधर भाई? कहाँ हो भाई? मैं इधर उधर देखने लगी, मुझे डर लग रहा था। माँ, फिर से चलने की आवाज आई। इस बार बड़ी कोशिशों के बाद मैं उसके पास पहुंच गई थी। ये क्या माँ, यहाँ अकेली क्यों है? माँ, तुम जमीन पर क्यों सोई हो? माँ, घर चलो, अभी तो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। माँ देखो, भाई सो रहा है, इसको दूध पिलाना है। माँ उठो जल्दी, बहुत रात हो गई है। माँ, यहाँ इतने लोग क्यों हैं? माँ, ये लोग किस लिए आए हैं? माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? छोटे देख, माँ बोल नहीं रही। अरे कोई तो देखो, क्या हो गया है मेरी माँ को? माँ गुस्सा हो हमसे? माँ को ही खता होगी है क्या? माँ, क्या हो गया है? बहन, माँ थक गई है, माँ सो रही है। देखो माँ का दिल धड़क रहा है। देखो ना, हम लोग सुना करते थे कि माँ की छाती से लगकर माँ की धड़कन, देखो ना धड़कन चल रही है। इतने में उधर से 2 पुलिस वाले आते हैं और खींच कर हमको हमारी माँ से दूर कर देती हैं। अचानक किसी ने मुझे तेज से तमांचा मारा और मैं जाग गई। अरे ये क्या, माँ कहाँ है? ये थप्पड़ नहीं था, बल्कि छोटे भाई ने मेरी गाल पर हाथ रखकर मुझे जगाने की कोशिश की थी। सूरज निकल आया था और चिड़िया बोलने लगी थी। इतनी देर हो चुकी थी कि अब उनकी आवाज कानों को रास नहीं आ रही थी।
अब यहाँ पर भी कोई नहीं था, ना वो पुलिस की गाड़ी और ना वो पुलिस वाले और ना ही संतरी जैकेट वाले लोग। मैंने चारों तरफ नजर दुलाई और चीख मारी, शायद कोई मेरी आवाज का जवाब देता, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब तो भूख भी बहुत तेज लग रही थी। छोटा भाई भी कल शाम से चुप था, उसने भी अब भूख की शिकायत कर दी। छोटे का रोना चलो था ही, लेकिन वहां मेरी आवाज सुनने को कोई न था। मैंने फिर से भाई को गोद में उठाया और दूसरी की उंगली थामी और चल पड़ी। गेट पर एक आदमी वर्दी में खड़ा था, ये दरबान था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसको तो रात में ही पुलिस ले गई। मैंने कहा कहाँ ले गई, तो बोला जाकर पता करो। शायद भूख इतनी तेज लगी थी छोटे को, अब भूख के आगे माँ की याद भी नहीं सता रही थी। दोनों भाई भूख से चिल्ला रहे थे। उधर मेरा दम निकले जा रहा था कि आखिर पुलिस वाले माँ को कहाँ ले गए और मेरी माँ को क्या हो गया। आगे बढ़ी तो रास्ते में एक छोटा सा होटल का दुकान दिखा। छोटा दौड़कर वहां पहुंच जाता है और बाहर खाना खाते एक मुसाफिर से खाना मांगने लगता है। इतने में दुकानदार पीछे से तेज का तमाचा रशीद करता है कि छोटे के कान में सन्नाटा पड़ जाता है और जमीन ले लेता है और रोने लगता है। लेकिन करता भी क्या करता, यह भूख बहुत नालायक चीज होती है, इससे जरा भी सब्र होता और होता भी कितना। कल सुबह का खाया हुआ वैसे भी हम लोग 2 वक्त ही खाते हैं। खैर वो आदमी भला था, उसने हम तीनों को बुलाया और बिठा लिया था। शायद उसको भी हमारी भूख का एहसास हो गया था। उसने दुकानदार से 2 प्लेट सब्जी रोटी चावल मंगवाई और हम लोगों के सामने रखवा दी। हम तीनों ने पेट भर कर खाया और शुक्रिया अदा करके चल पड़े। अब हम पुलिस चौकी जा रहे थे। चौकी यहाँ से कोई 2 किलोमीटर था। पैदल सफर बिना चप्पल के, और वैसे भी हम लोग हमेशा बिना चप्पल के ही चलते थे। लेकिन पक्की सड़कें और ऊपर से आग बरसाता धूप, हम लोग सड़क के किनारे किनारे चले जा रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनको तो अस्पताल भेज दिया गया है। अब हमको अस्पताल वापस जाना पड़ा। वो सरकारी अस्पताल शहर से दूर हमारी ही बस्ती के पास था। थके हारे हम अस्पताल पहुंच गए। अब हम माँ को ढूंढे कहाँ। मैंने छोटे को भाई के पास रखकर माँ को ढूंढने का इरादा किया और भाई को एक किनारे बिठा दिया। मैंने कई जगह कई लोगों से पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात करने को तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते मैं इस कमरे में पहुंच गई जहां मरे लोगों को रखा जा रहा था। मैंने बहुत से गंदे नालों से कूड़े इकट्ठे किए थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार बदबू का एहसास हुआ। वहां रखी लाशों से बदबू आ रही थी, बस लाकर फेंक दी जाती थी। अगर कोई आता तो ले जाता ही नहीं, यही पड़ी रहती और बदबू करती रहती। मैंने हिम्मत करके माँ को खोई निकाला। उधर किनारे रखी थी और कुछ कुत्ते देख रहे थे। मैं माँ को देखकर रोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे आंसू ही नहीं निकल रहे थे। इतनी में अस्पताल का एक आदमी एक और मुर्दा लेकर आए। उसने मुझे देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो जाओ यहाँ से। मुझे खींचकर बाहर ले जाने लगे। मैं अपनी माँ से लिपट गई। वो सब समझ चुका था, आखिर था तो इंसान ही। थोड़ी देर में उसने मुझे और मेरे भाई को एक गाड़ी में बिठा दिया, जिनमें पहले से माँ की मुर्दा लाश रखी हुई थी। गाड़ी में अब कुल 6 लोग थे, 4 हम, माँ, भाई और 2 ड्राइवर उसका साथी। गाड़ी चल पड़ी और मैं झोंपड़ी के सामने आकर रुकी। हम लोग नीचे उतरे। कुछ लोगों ने माँ की लाश उतार कर नीचे रखी, तो थोड़ा इधर उधर हुआ तो छोटा चीख पड़ा, अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी भी छोटे को नहीं बताया गया था कि माँ अब नहीं रही। वो लोग माँ की लाश रखकर गाड़ी लेकर चले गए। अब तक शाम हो चुकी थी और अभी तक माँ की कफन दफन का कोई इंतजाम नहीं था। होता भी कैसे, अनजान शहर कोई अपना नहीं। हर कोई आता था और पूछ कर चला जाता। किसी को क्या मतलब, और मतलब भी क्यों होता। मैं किसी वजीर की बेटी नहीं थी, ना किसी रईसजादे की बेटी थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जो कूड़ेदान से अपना खाना ढूंढती थी, और कभी कभी तो उस जगह से मुझे अपनी भूख मिटानी पड़ती थी जहाँ पर जानवर अस्तंजा करके चले जाते थे। कभी कभी भूख का ये आलम होता था कि मैं देखती रहती कि कब कुत्ता वापस जाए और मैं जाकर इस रोटी के टुकड़े को उठाती जिस पर जाते वक्त कुत्ते ने अस्तंजा कर दिया था। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। जिंदगी की डोरी बड़ी लंबी थी और इतनी कमजोर कि एक गांठ जोड़ती भी नहीं थी, दूसरी जगह से टूट जाती थी। इतना भी क्या कम था कि माँ तुम चली गई थी, अब तुम्हारा कफन भी करूं।
ये सब दुनिया के रस्म रिवाज क्यों है? वो मुआशरा जो लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, उसे हक किसने दिया कि रस्म रिवाज बनाए? मेरा बस चलता तो मैं ऐसे किसी गड्ढे में ढकेल देती। मैं घर पर दोनों भाइयों को अकेला छोड़कर निकल पड़ी कि देखूं इतनी बड़ी जमीन पर कहीं ऐसा कौन है जो अपना कफन उतार कर दे ताकि मैं अपनी माँ को पहना सकूं। मैं चलते चलते शहर से दूर निकल गई। मैंने हर उस बड़े बड़े बोर्ड वाले दरवाजे पर आवाज दी, चीख मारी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किसी के घर के सामने कुत्ते से डरकर भाग जाती थी तो किसी ने तमांचा मारकर भगा दिया। शहर के लोग इतने बेदर्द होते हैं, उनके सिर्फ आसमान छूती हवेलियां होती हैं, लेकिन दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ नाच गानों में ही लाखों रुपए दिखावा कर सकती हैं, लेकिन एक गरीब की मदद करने में उनकी साथ खानदानें याद आ जाती हैं। मैं थक चुकी थी, भूख और कमजोरी से निडाल हो चुकी थी। अब आगे चला नहीं जा रहा था और मन कर रहा था कि यहीं कहीं बैठ जाऊं, लेकिन झोपड़पट्टी के सामने पड़ी इस गठरी का क्या करती, जो कल तक मुझे सहारा दे रही थी। आज वो खुद मेरे सर का बोझ बन गई। फिर से आगे निकल गई। आगे जाकर दूर एक टूटी फूटी हवेली देखी। यहाँ पर 2-4 लोग दिखाई दिए। मैं चली गई तो पता चला ये तवायफों की जगह है, जहाँ जिस्म का धंधा होता है। अब मैं कर भी क्या सकती थी? तरह तरह के ख्याल आने लगे। अब क्या करूं? लौट जाऊं या यहीं जाकर जिस्म बेचूं ताकि माँ का कफन हो सके? मन अंदर से डर रहा था, बहुत डर लग रहा था। जिस्म का सौदा नहीं हमसे नहीं होगा, और मैं तो अभी छोटी सी बच्ची हूँ, कोई क्या करेगा? और पता नहीं अगर मैं चली जाऊं तो कितने पैसे देंगे, पता नहीं इसमें से माँ का कफन हो पाएगा या नहीं। मैं इन सब सवालों के बीच घिरी थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर गई, लेकिन हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा तो कोई सामने से औरत मेरे सामने थी और पूछ रही थी, क्या कर रही हो तुम? यहाँ तुम्हारा क्या काम? मैं अपने आप से कोई जहर भी ना करना चाहती थी, तब भी मेरे चेहरे ने मानो सब कुछ कह दिया हो। लेकिन मैं फिर भी डरते हुए बोल पड़ी, जिस्म बेचना है जिस्म। सवाल सुनकर वो दक सी रह गई। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वो मुझसे बात करते हुए अंदर ले गई और किसी को कुछ लाने के लिए बाहर भेज दिया। हमारी उससे बहुत देर तक बात हुई। मैंने पूरी आप बीती सुनाई। शायद वो अंदर से पिघल गई थी। मैं रोना चाह रही थी, मुझे किसी कंधे की तलाश थी और उस औरत ने मुझे कंधे से लगा लिया था। मैं चीखें मार कर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू ने सैलाब निकल पड़े थे जो कहीं दिनों से बेताब हो रहे थे। देर तक मैं सर रख के रो दी। उधर से वो लड़का कुछ खाने की चीज दिए सामने खड़ा था। उस औरत ने मुझे खाने को दिया। कल दोपहर में ही खाना खाया था, हॉस्पिटल जाते वक्त। तब से मैंने एक दाना भी नहीं खाया था। जो कुछ मैंने किया खाया, और फिर थोड़ी देर बाद हवेली की सारी औरतें मेरे साथ चल पड़ी और मैं आगे आगे उनको लेके आई। लोग हैरत से देख रहे थे। आज मुझे लग रहा था जो लोग खुद को मर्द कहते हैं, खुद को इज्जतदार कहती हैं, वो सब ना मर्द। बीच पूरे का पूरा शहर न मर्दों की बस्ती है। वो शहर नहीं बल्कि ईंटों का जंगल है, जहाँ दरिंदे रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, जहाँ से मैं आ रही थी वहाँ कुछ इंसान रहते हैं। भले वो अपने जिस्म का सौदा ही करते हों, लेकिन उन्होंने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ये सब सोचते सोचते मैं घर पहुँच गई। उन लोगों ने मेरी माँ को नहलाया, कफन पहनाया और जनाजा लेकर चलने लगे। तो हमको लगा कि ये मेरी माँ के जनाजा नहीं, बल्कि इस शहर के लोगों का जनाजा है, जिनका ज़मीर मर चुका है, जिनका एहसास मर चुका है। और कल जब मैं फातिहा पढ़ने बैठूंगी तो माँ के नाम से नहीं बल्कि इस शहर के लोगों के नाम से पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा माँ बाप अब भी जिंदा है और मेरे साथ एक माँ नहीं बल्कि इन तवाइफों की शक्ल में कई माएँ हैं, जिन्होंने हमें पैदा तो नहीं किया लेकिन हमें अपने पास रख लिया। शाम को सोते वक्त मैं और मेरे दोनों भाई एक कमरे में हवेली की मालकन के पास तख्त पर सोए थे। आज जिंदगी में पहली बार मैंने पेट भरकर खाना खाया और बिस्तर पर पैर रखा, नहीं तो वही पल्ली और पेड़ के पत्ते जिन पर हमें नींद आ जाती थी, मगर रात गुजारनी बड़ी मुश्किल होती थी।